आज हम लोग बात करेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न की। डाई हैलोजन व्युत्पन्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जेम डाई हैलाइड और दूसरा होता है बिक डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड का पूरा नाम होता है जेमिनल डाई हैलाइड। इसमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन एटम पर उपस्थित होते हैं, यानी जिस डाई हैलोअल्केन में दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन एटम पर उपस्थित होंगे ऐसे डाई हैलोअल्केन को जेम डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें दोनों क्लोरीन परमाणु एक ही कार्बन एटम पर उपस्थित हैं, इसलिए यह जेम डाई हैलाइड का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा है बिक डाई हैलाइड। बिक डाई हैलाइड वो डाई हैलाइड होता है जिसमें दोनों हैलोजन एटम पड़ोसी कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पर दो क्लोरीन एटम हैं, ये अगल बगल के कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हैं, अतः यह विसिनल डाई हैलाइड कहलाएगा। विसिनल डाई हैलाइड का एग्जाम्पल होगा। अब इसके बाद जेम डाई हैलाइड बनाने की विधि। जेम डाई हैलाइड एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया PCl5 के साथ कराने पर प्राप्त होते हैं। यानी जब एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो जेम डाई हैलाइड प्राप्त होते हैं। ये कंपाउंड एल्डिहाइड है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, PCl5 के साथ क्रिया करेगा तो ये कार्बन ऑक्सीजन का जो दोनों बॉन्ड है ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और एक बॉन्ड से क्लोरीन यहाँ और एक यहाँ क्लोरीन लग जाएगा। दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन एटम से आकर के जुड़ जाएंगे, जेम डाई हैलाइड का निर्माण होगा। इसी तरह से ये कंपाउंड कीटोन है, ये भी PCl5 के साथ क्रिया करेगा, इसमें भी उसी पैटर्न पर विक्रिया होगी, ऑक्सीजन निकलेगा और ये दोनों बॉन्ड खाली होंगे, इन बॉन्डों से एक एक क्लोरीन आकर के जुड़ जाएंगे, जेम डाई हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। बिक डाई हैलाइड बनाने की विधि। बिक डाई हैलाइड का निर्माण अल्कीन पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जा सकता है। ये कोई अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ होगी। एक क्लोरीन एटम इस कार्बन पर, एक क्लोरीन एटम इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, बिक डाई हैलोअल्कीन यानी 1,2 डाई क्लोरो एथेन प्राप्त हो जाएगा, जो एक बिक डाई हैलाइड है। दूसरा तरीका है ग्लाइकाल की PCl5 के साथ क्रिया द्वारा। जब एथिलीन ग्लाइकाल पर PCl5 की क्रिया कराई जाती है तो ये दोनों OH समूह हट जाते हैं और इनके जगह पर एक एक क्लोरीन आकर के लग जाता है। ये भी हो गया आपका 1,2 डाई क्लोरो एथेन। ये भी बिक डाई हैलाइड का उदाहरण हो गया। अब इसके बाद है क्लोरोफॉर्म। फार्मूला होता है CHCl3, इसका IUPAC नाम है ट्राईक्लोरोमेथेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का संश्लेषण दो विधियों से किया जाता है। पहला विधि है एथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करके, दूसरी विधि है एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करके। इन दोनों में से किसी एक को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करेंगे तो क्लोरोफॉर्म का संश्लेषण होगा। एथेनॉल से ब्लीचिंग पाउडर, एथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करके बनाने पर सभी ये अभिक्रियाएँ होती हैं। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया करके क्लोरीन बनाता है, ये है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। अब यह क्लोरीन एथेनॉल से क्रिया करके एसीटैल्डिहाइड बनाता है, यानी एथेनॉल को एसीटैल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करता है। फिर यह एसीटैल्डिहाइड दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्रिया करके क्लोरल बनाता है, जिसको हम ट्राईक्लोरो एसीटैल्डिहाइड कहते हैं। क्लोरल या ट्राईक्लोरो एसीटैल्डिहाइड, ट्राईक्लोरो एसीटैल्डिहाइड। अब ये ट्राईक्लोरो एसीटैल्डिहाइड या क्लोरल के दो अणु
इस कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करेंगे और क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेंगे। यहाँ से H और यहाँ से CCl3 दोनों मिलकर के CaCl3 यानी क्लोरोफॉर्म बना लेंगे और ये बना हुआ कंपाउंड जो साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। इसी तरह से एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करके बना सकते हैं। जब एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है और ये अभिक्रियाएँ होती हैं। यहाँ भी अभिक्रिया लगभग यहाँ कॉमन है। ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया करके क्लोरीन बनाता है। अब ये क्लोरीन एसीटोन से क्रिया करके ट्राईक्लोरो एसीटोन बनाता है, यानी ये एसीटोन की ट्राईक्लोरो एसीटोन कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है और कैल्शियम एसीटेट बनाता है। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की ये दोनों हाइड्रोजन इससे मिल करके एसीटोन का ये क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं, 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म का और कैल्शियम एसीटेट। दूसरी विधि है हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। जब एथिल अल्कोहल अथवा मेथिल समूह युक्त एल्डिहाइड या कीटोन को हैलोजन के साथ किसी क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हैलोफॉर्म प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एथिल अल्कोहल को क्लोरीन और NaOH के साथ गर्म किया जाएगा तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। एसिटाल्डिहाइड को क्लोरीन और NaOH के साथ गर्म किया जाएगा तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। एसीटोन को क्लोरीन और NaOH के साथ गर्म किया जाएगा तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। साइड प्रोडक्ट केवल बदलते जाएंगे, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। हैलोफॉर्म अभिक्रिया केवल वे कार्बनिक यौगिक दर्शाते हैं जिनमें CH3CHOH ग्रुप होता है या CH3CO ग्रुप होता है। जिन कार्बनिक यौगिकों में यह ग्रुप उपस्थित होता है वही कार्बनिक यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। जैसे इन तीनों यौगिकों में एक कंडीशन है, इसमें CH3CHOH ग्रुप है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OH H, ये इतना ग्रुप मिल गया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शा रहा है। इसमें CH3CO ग्रुप है, हैलोफॉर्म दर्शा रहा है। इसमें CH3CO ग्रुप है, हैलोफॉर्म दर्शा रहा है। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कौन से यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं, तो इसके लिए उन यौगिकों को खोजना होगा जिनमें इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा, या CH3CHOH हो या CH3CO ग्रुप हो। क्लोरोफॉर्म के गुण। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण में नंबर 1 है क्लोरोफॉर्म रंगहीन होता है, विशिष्ट गंध वाला होता है, इसको सूंघने पर बेहोशी आती है, ये जल में अविलेय होता है, तेल मोम इत्यादि के लिए ये अच्छा विलायक का कार्य करता है। अब इसके बाद है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला है ऑक्सीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म सनलाइट की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके एक जहरीली गैस बनाता है जिसको फास्टीन कहते हैं। इसलिए इस क्लोरोफॉर्म में फास्जीन के निर्माण को रोकने के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त रखे गए हैं। पहला है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है जिससे कि उसमें वायु का प्रवेश न हो सके। दूसरा, इसे अंधेरे में रखा जाता है जहाँ सनलाइट का प्रवेश न हो सके। तीसरा है, इसमें 1 या 2% एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है जो इस अभिक्रिया के लिए अर्थात क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट का कार्य करता है। चौथा है, यदि किसी कारणवश फास्जीन का निर्माण हो भी गया, फास्जीन बन भी गया, तो यह एथेनॉल इसे एथिल कार्बोनेट के रूप में पृथक कर देता है। यानी फास्जीन से यह एथेनॉल क्रिया करके एथिल कार्बोनेट बना लेता है जो पृथक हो जाता है। दूसरा है हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। क्लोरोफॉर्म का सांद्र यानी कंसंट्रेट NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फॉर्मिक एसिड का निर्माण होता है। ये क्लोरोफॉर्म है जिसमें 3 क्लोरीन आइटम हैं। ये तीनों क्लोरो ग्रुप OH ग्रुप द्वारा विस्थापित हो जाएंगे, यानी जहाँ Cl है वहाँ OH लग जाएगा।
ये कंपाउंड बनेगा, यानी एक ही कार्बन आइटम पर 3 OH ग्रुप हो जाएंगे। यह कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा और स्टेबल होने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके फॉर्मिक एसिड का निर्माण करेगा। तीसरा है नाइट्रेशन। क्लोरोपिक्रीन का नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेशन कराने पर क्लोरोफॉर्म का नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेशन कराने पर क्लोरोपिक्रीन बनता है। क्लोरोपिक्रीन एक इंसेक्टिसाइड है, यानी इसका उपयोग इंसेक्टिसाइड और वार गैस के रूप में होता है, युद्ध गैस के रूप में होता है। यहाँ से ये क्लोरोफॉर्म से H और ये OH निकाल देंगे और ये NO2 को ला करके हाइड्रोजन की जगह पर प्लेस कर दिया जाएगा, H2O बन जाएगा और ये हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन। चौथी अभिक्रिया है एसीटोन के साथ क्रिया। क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करके एक निद्राकारी औषध हिप्नोटिक ड्रग बनाता है, जिसको कहते हैं क्लोरीटोन। एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन आइटम को ऑक्सीजन से जोड़ देंगे और ये कार्बन क्लोरीन यानी CCl3 को C से जोड़ देंगे, ये क्लोरीटोन प्राप्त हो जाएगा। पांचवा रिएक्शन है सिल्वर पाउडर के साथ क्रिया। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन गैस बनती है ना, यानी यहाँ से Cl और यहाँ से Cl Ag के साथ मिला देंगे, 6AgCl हो जाएगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एसिटिलीन प्राप्त हो जाएगा। कार्बाइल एमीन रिएक्शन। जब किसी प्राथमिक एमीन को अल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है तो एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया कार्बाइल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया प्राइमरी एमीन के परीक्षण में प्रयुक्त होती है, इसलिए इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन भी कहते हैं। RaNH2 कोई प्राइमरी एमीन है, इसको क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ गर्म किया गया तो RaNC बना। RaNC एक आइसोसाइनाइड यौगिक है जो दुर्गंधयुक्त होता है, इसकी एक दुर्गंध प्राप्त होती है, इसलिए इसको कार्बाइल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। R की जगह पर CH3 ग्रुप हो सकता है, C2H5 हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है। यानी यह अभिक्रिया मेथिलेमीन, एथिलेमीन या एनिलीन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगला है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो आर्थोसैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है मुख्य उत्पाद के रूप में, मेजर प्रोडक्ट के रूप में। यह अभिक्रिया रीमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में फिनाल के आर्थो पोजीशन पर एक CHO ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। इस अभिक्रिया में आर्थोसैलिसिल्डिहाइड के साथ साथ पैरासैलिसिल्डिहाइड भी प्राप्त तो होता है, लेकिन मात्रा काफ़ी कम होती है। आर्थोसैलिसिल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होने के कारण इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण आर्थोसैलिसिल्डिहाइड की स्टेबिलिटी अधिक होती है, अतः ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब इसके बाद है क्लोरोफॉर्म के उपयोग। क्लोरोफॉर्म का उपयोग शल्य चिकित्सा में निषेधक के रूप में किया जाता है। तेल, वसा, मोम इत्यादि के लिए विलायक के रूप में होता है। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है। क्लोरोपिक्रीन इत्यादि औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मेथेन का टेट्राक्लोरो भी उत्पन्न होता है। व्यापारिक स्तर पर इसका निर्माण एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में
कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। CH2 कार्बन डाइसल्फाइड है, ये क्लोरीन के साथ AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया किया। CCl4 और H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड का निर्माण हुआ। कार्बन डाइसल्फाइड कलरलेस होता है, रंगहीन गैस होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड कलरलेस लिक्विड है। ये जल में अविलेय है, अज्वलनशील और अवाष्पशील होती है। अज्वलनशील और अवाष्पशील होने के कारण इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग विलायक के रूप में भी किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यापारिक नाम पाइरीन है। इम्पोर्टेंट है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यापारिक नाम पाइरीन है, यानी व्यापारिक स्तर पर कार्बन टेट्राक्लोराइड को पाइरीन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद है CFC या फ्रियांस। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसको फ्रियान भी कहते हैं। मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रियान कहते हैं। जैसे CFCl3, इसको फ्रियान 1,1 कहेंगे या इसको फ्रियान 0,1,1 भी कह सकते हैं। CF2Cl2, इसको फ्रियान 1,2 कहते हैं या फ्रियान 0,1,2 भी कहते हैं। जनरली फ्रियान 1,2 ही कहा जाता है। C2F2Cl2 को फ्रियान 1,1,2 कहते हैं। इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का नामकरण फ्रियान XYZ के रूप में किया जाता है, जहाँ X बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, Y बराबर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या +1 होती है और Z बराबर फ्लोरीन की संख्या होती है। जैसे यही एग्जाम्पल लिया जाए, CFCl3 का नाम होगा फ्रियान। X की जगह पर लिखेंगे कार्बन की संख्या -1, यानी कार्बन 1 है, 1 - 1 बराबर 0। Y का मतलब हाइड्रोजन की संख्या +1, हाइड्रोजन की संख्या 0 है, 0 + 1 मतलब 1। और Z है फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन की संख्या 1 है। तो ये हो जाएगा फ्रियान 0,1,1 या फ्रियान 1,1 लिख सकते हैं। इसी तरह से CF2Cl2, ये हो जाएगा फ्रियान, कार्बन की संख्या 1 - 1, 0 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 0 + 1, 1 हो गया, फ्लोरीन 2। तो फ्रियान 0,1,2 या फ्रियान 1,2। इस तरह से फ्रियानों का नामकरण किया जाता है। फ्रियान के उपयोग। फ्रियान का उपयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में कूलेंट के रूप में होता है, प्रशीतक के रूप में होता है। हवाई जहाज़ों में एयरोसॉल नोदक के रूप में होता है। फ्रियान का उपयोग विलायक के रूप में भी होता है। फ्रियान या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पर्यावरण पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियान का पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये फ्रियांस ओजोन परत को नष्ट करते हैं, जो मुक्त मूलक श्रृंखला विक्रिया द्वारा संपन्न होती है। इस विक्रिया में क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियांस ओजोन के अणु को ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है, ओजोन परत का क्षरण होता है। अभिक्रिया में ये कुछ समीकरण दर्शाए गए हैं, जैसे CFCl3 ये टूट करके CFCl2 और एक क्लोरीन मुक्त मूलक देता है। अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन को तोड़ करके ऑक्सीजन बनाता है और ClO मुक्त मूलक बनता है। फिर ये ClO मुक्त मूलक दूसरे ओजोन को तोड़ करके क्लोरीन मुक्त मूलक और ऑक्सीजन बनाता है। फिर यह क्लोरीन मुक्त मूलक अगले ओजोन को तोड़ेगा। ये क्रिया चलती रहेगी और ओजोन परत का क्षरण होता रहे। हैलोएरिन्स या एरिल हैलाइड। हैलोएरिन्स बेंजीन के हैलोजन भी उत्पन्न होते हैं। इन्हें ARX
या PHX या C6H5X या बेंजीन रिंग में X लगा करके प्रदर्शित किया जाता है। जैसे बेंजीन रिंग में क्लोरीन लगा देंगे तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, बेंजीन रिंग में ब्रोमीन लगा देंगे तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, आयोडीन लगा देंगे तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा। इनको कलेक्टिवली हेलो बेंजीन या हेलो एरीन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरोबेंजीन को लिया जाएगा। क्लोरोबेंजीन का केस लेकर के पढ़ेंगे। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियाँ, इसी विधि द्वारा अन्य हेलो एरीन भी आप बना सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हम एग्जाम्पल लेंगे क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए पहला विधि है बेंजीन के क्लोरीनेशन द्वारा क्लोरीनीकरण द्वारा। बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। यह अभिक्रिया बेंजीन का क्लोरीनीकरण कहलाती है। इस अभिक्रिया में FeCl3 उत्प्रेरक का भी कार्य करता है और हेलोजन कैरियर का कार्य करता है। यानी FeCl3 कैटेलिस्ट हो गया, उत्प्रेरक या हेलोजन वाहक, हेलोजन कैरियर का कार्य करता है। दूसरा है डाइजोनियम लवण से, डाइजोनियम साल्ट से बेंजीन रिंग में N2Cl जोड़ देंगे तो ये कंपाउंड डाइजोनियम साल्ट कहलाएगा, या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहेंगे, जिसको शॉर्ट में BDC कहा जाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ जब गर्म करेंगे तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। यह अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, क्यूप्रस क्लोराइड की जगह पर केवल कापर कर देंगे, कापर धातु कर देंगे, तब भी क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन ही प्राप्त होंगे, लेकिन अभिक्रिया का नाम बदल जाएगा। तब इस अभिक्रिया को गटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, HBF4। इसमें फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, तो यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ कराने पर फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बाल्सीमान अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें तीन नेम रिएक्शन हो गए। तीनों नेम रिएक्शन अलग अलग पूछे जा सकते हैं कि सैंडमेयर अभिक्रिया किसे कहते हैं, या गटरमैन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बाल्सीमान अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या लिखेंगे? जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। यह अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है और ये रिएक्शन लिखेंगे। गटरमैन अभिक्रिया की बात अगर की जाए तो लिखेंगे जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में HCl के साथ कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गटरमैन अभिक्रिया कहलाती है। बाल्सीमान अभिक्रिया में लिखेंगे जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ कराई जाती है तो फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बाल्सीमान अभिक्रिया कहलाती है। तीसरा है राशिक प्रक्रम द्वारा। राशिक प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन का औद्योगिक निर्माण किया जाता है, यानी राशिक प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन का व्यापारिक स्तर पर निर्माण किया जाता है। इसमें बेंजीन की क्रिया HCl के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। यह विधि क्लोरोबेंजीन के औद्योगिक निर्माण की विधि है। चौथा है फिनाल से। फिनाल की क्रिया PCl5 के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में फिनाल का OH ग्रुप क्लोरीन परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाता है। अब इसके बाद है रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन, इसमें क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे ये कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, यहाँ क्लोरीन पर 3 लोन पेयर हैं। क्लोरीन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है। ये रेजोनेंस में अनुनाद में भाग लेगा तो ये अनुनादी संरचनाएं इसकी प्राप्त होंगी, इस तरह से बनेंगी।
ये हो जाएगा निगेटिव, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड अपनी जगह पर होंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश यहाँ आएगा, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर आएगा। अब अगले स्ट्रक्चर में हो जाएगा निगेटिव, यहाँ हो जाएगा बॉन्ड, डबल बॉन्ड Cl प्लस, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। अगले स्ट्रक्चर में हो जाएगा माइनस डबल बॉन्ड Cl प्लस, फिर ये चला जाएगा यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन अपने मूल जगह पर चला जाएगा। अंतिम में फिर से यही स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। ये अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कहलाती है। इस क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। दूसरा निष्कर्ष है कि क्लोरीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ये दो मुख्य निष्कर्ष हैं जो इसके की पॉइंट हैं। तो पहला है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, दूसरा आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने की वजह से क्लोरोबेंजीन से Cl का निष्कासन कठिन हो जाता है। अर्थात Cl की क्रियाशीलता कम हो जाती है। और क्लोरीन एटम के आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण क्लोरो ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप हो जाता है।